हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 89 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह आर्थिक घटनाक्रम से आर्थिक विकास में माइक्रो फाइनेंस की भूमिका। दोस्तों, तो आर्थिक विकास में माइक्रो फाइनेंस किस प्रकार से भूमिका निभाती है और यह चर्चा में क्यों है, और इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह क्या क्या है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यह किस प्रकार भागीदार होता है और किस प्रकार से कार्य करती है। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली साख डिलीवरी पद्धति क्या है और माइक्रो फाइनेंस के महत्व क्या है। उसके बाद कि माइक्रो फाइनेंस की चुनौतियां क्या है और इसके जो निष्कर्ष है, उन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना चाहते थे, इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसे जो संभावित प्रश्न है इसको हम पहले देख लेते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों यानी MFIS ने पिछले कुछ वर्षों में 6 करोड़ उधारकर्ताओं को ऋण पहुंच प्रदान करके निम्न आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रणाली के रूप में कार्य किया है। भारत के आर्थिक विकास में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की अग्रणी भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रेगुलर यानी डेली एक टॉपिक जो दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है प्रति मंथ करेंट अफेयर्स है ना, इसके जितने भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं प्रति मंथ। तो अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आप करेंट अफेयर्स के लिए किसी मैगजीन से जुड़ना चाहते हैं और आपके पास वह उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसका आप रेगुलर पाठक बन सके, तो हम YouTube पे अपलोड करते हैं। आप इससे यहाँ से आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं और शॉर्ट नोट बना सकते हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप इसी YouTube चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ठीक है, PwC और एसोसिएशंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन के अनुसार माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI भारत के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFIS ने पिछले कुछ वर्षों में 6 करोड़ उधारकर्ताओं को आसान ऋण पहुंच प्रदान करके इन निम्न आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रणाली के रूप में कार्य किया है। उसके बाद है क्या, किसमें जो प्रमुख बिंदु है वह क्या है। तो फरवरी 2017 से जून 2022 तक MFI क्षेत्र में समावेशित एवं विस्तार के क्षेत्रों में कई बदलाव हुए हैं। अगला है कि रिपोर्ट के अनुसार MFI उद्योग का वैश्विक बाजार आकार वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक 11.61% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 122.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद है कि वर्ष 2017 के बाद से भारतीय MFI उद्योग ने ऑनलाइन वितरण चैनलों, मोबाइल बैंकिंग और ई-वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल मार्ग को अपनाया, जिससे इस क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFI, ठीक है, तो यह वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। उसके बाद है कि अगला कि माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या और माइक्रो फाइनेंस ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए क्रेडिट की मात्रा दोनों में वृद्धि के मामले में पिछले 2 दशकों में भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अगला है कि माइक्रो क्रेडिट विभिन्न संस्थागत चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाता है, जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक SFB और वित्तीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB यानी रूरल बैंक जो होता है, ठीक है। उसके बाद है कि सहकारी बैंक,
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी, एनबीएफसी के साथ साथ अन्य रूप में पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्था एमएफआई। अगला है कि एमएफआई वित्तीय कंपनियां उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं जो समाज में वंचित और कमजोर वर्गों से हैं तथा जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। अगला है कि सूक्ष्म ऋण का अभिप्राय अलग अलग देशों में भिन्न होता है। भारत में रुपए 1 लाख से कम के सभी ऋणों को माइक्रो लोन या सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है। अगला है कि YH मालेगाम समिति 2011 ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी एमएफआई की एक अलग श्रेणी बनाने पर जोर दिया है। साथ ही सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को एक लेजिटिमेट एसेट क्लास, ठीक है, अर्थात वैध परिसंपत्ति वर्ग के रूप में स्थापित करने में मदद की थी। अगला है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली साख डिलीवरी पद्धति, तो स्वयं सहायता समूह SHGS, बैंक लिंकेज प्रोग्राम SBLP, कमजोर और असंगठित क्षेत्र को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का एक प्रमुख प्रयास बैंक स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम था, जिसे 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था। असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए वर्ष 1992 में नाबार्ड की पहल पर कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद है कि इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, के लिए बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद SHG पंजीकृत, अपंजीकृत, मतलब पंजीकृत हो या अपंजीकृत हो संस्थाएं जिनमें आमतौर पर बहुत कम आय वाले परिवारों से 15 से 20 सदस्यों की सदस्य होती है, जिनमें आमतौर पर महिलाओं को प्राथमिक दी जाती है। अगला है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFI एक ऐसा संगठन है जो कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल है। अगला है कि बैंकिंग संवाददाता, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, ठीक है। बैंकिंग संवाददाता मतलब शब्द एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो दूसरे यानी आमतौर पर दूसरे देश में दूसरे को सेवाएं प्रदान करता है। यह एक मध्यस्थ या एजेंट के रूप में कार्य करता है, जैसे व्यापारिक लेन देन करना, जमा स्वीकार करना और किसी अन्य बैंक की ओर से दस्तावेज एकत्र करना। अगला है कि साथ ही भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली साख डिलीवरी पद्धति के लिए बैंक भागीदारी मॉडल का भी उपयोग किया जाता है। अगला है कि माइक्रो फाइनेंस का महत्व क्या है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण, इसके चलते महिलाओं को सीधे ऋण देकर महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया है। इससे परिवार, समुदाय और समाज में बड़े पैमाने पर महिलाओं को दर्जे में वृद्धि हुई है। अगला है कि वित्तीय समावेशन या आर्थिक समृद्धि, तो यह गरीब और कम आय वाले परिवारों को गरीबी से बाहर आने, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और समग्र जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। सब पॉइंट है कि यह राष्ट्रीय नीतियों की उपलब्धि को सुगम बना सकता है, जो गरीबी स्तर में कमी करके महिला सशक्तिकरण, कमजोर समूहों को सहायता तथा उनके जीवन स्तर में सुधार को लक्षित करती है। अगला है कि इसके माध्यम से गरीबों को बिना किसी जमानत, कोलेटरल यानी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बिना जमानत के, ठीक है। उसके बाद है कि यह रोजगार सृजन में भी मदद करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि माइक्रो फाइनेंस की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो कर्जदारों पर बहुत अधिक ऋण का बकाया होना, ब्याज दर का तुलनात्मक रूप से काफी अधिक होना, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित संस्थानों का अपने फंड के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर अत्यधिक निर्भर होना। उसके बाद देखते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त जो संस्थान है NBFC MFI, ठीक है। तो यह NBFC MFI एक गैर जमा लेने वाली वित्तीय कंपनी है।
एनबीएफसी एमएफआई के रूप में अर्हता प्राप्त करने की शर्तें हैं कि ₹5 करोड़ की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि एनओएफ, उसके बाद अर्हता संपत्ति की प्रवृत्ति में इसकी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 85% होना चाहिए। अगला है कि अर्हता संपत्ति यानी क्वालिफाइंग एसेट वे संपत्तियां हैं जिनके पास अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त समय है। अगला है कि एनबीएफसी एमएफआई और अन्य एनबीएफसी के बीच अंतर यह है कि जहां अन्य एनबीएफसी बहुत उच्च स्तर पर काम कर सकती है, वहीं एमएफआई केवल लघु स्तर के सामाजिक पहलुओं को पूरा करते हैं, जिसमें ऋण के रूप में छोटी राशि की आवश्यकता होती है। अब निष्कर्ष क्या है? तो विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार माइक्रो फाइनेंस से संबंधित संस्थाओं के माध्यम से 500 मिलियन से अधिक लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। अगला है कि क्रेडिट जांच और ऋण वसूली प्रक्रियाओं को मजबूत करना और ग्रामीणों को उत्पादों एवं परिणामों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। आगे क्या है? तो एनएफआई को अधिक लचीले ऑपरेटिंग मॉडल अपनाने, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और खातों की पोर्टेबिलिटी जैसी सेवाओं को पेशकश करने पर विचार करने की आवश्यकता है। अगला है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए आरबीआई का नया नियामक ढांचा क्या है? तो आरबीआई ने हाल ही में उधारकर्ताओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में नियम पर अपना परामर्शी दस्तावेज जारी किया है। उसके बाद है कि सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से अस्थायी आय सृजन गतिविधियों से सूक्ष्म ऋण उत्पादन का एक विविध वर्गीकरण इसे अधिक आकर्षण एवं महिलाओं की आवश्यकताओं का अनुकूलन बना सकता है। अगला है कि विकासात्मक पहलों को एक संस्था हैंड होल्डिंग से जोड़ना, उन गतिविधियों को प्रारंभिक चरण में पोषण, निगरानी और हैंड होल्ड करना स्थिति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।